तो मुझे लगता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग जून जुलाई में शुरू हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा वो सर्टिफिकेशंस होता है, गवर्नमेंट के अप्रूवल्स होते हैं, ये सब होने के बाद अगस्त सितंबर में हमारी वैक्सीन बाहर आना शुरू हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। और हमारी यही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी उसका हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। और आपने जैसे बोला ये सिंगल शॉट वैक्सीन है, उसका एडवांटेज भी है, उसका इफेक्टिव कैपेसिटी दुगना है बाकी सब वैक्सीन 2 डोज वाले वैक्सीन है। जितना वैक्सीन हमने बाहर दिया वो उतना क्वांटिटी उतना ज्यादा नहीं था, सब क्वांटिटी थोड़ी लिमिटेड थी। और जो जहां पे हमने भेजे थे वहां पे उसकी जरूरत ज्यादा थी, 600 करोड़ लोगों के लिए 1200 करोड़ वैक्सीन के डोसेज बनाने। अभी तक इतना स्केल पे कभी वैक्सीन बना ही नहीं था। दुनिया भर में बढ़े कोरोना के मामलों के बीच इस समय सबसे शिद्दत से अगर किसी एक चीज की तलाश हो रही है तो वो है वैक्सीन। दुनिया में लोग वैक्सीन चाहते हैं और ये बहुत बड़ी चुनौती है। इंसानी इतिहास में शायद पहली बार होगा कि इतनी मात्रा में वैक्सीन की मांग है। आखिर इस मांग को पूरा करने के लिए क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से वैक्सीन उत्पादक काम कर रहे हैं, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भारत की एक प्रमुख वैक्सीन निर्माता फैसिलिटी बायोलॉजिकल ई के वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर विक्रम पराडकर। एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है डॉक्टर विक्रम। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आखिर वैक्सीन की इतनी किल्लत क्यों? ये बीमारी 17 महीने पुरानी है, वैक्सीन के लिए कवायदें काफी समय से चल रही थी, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इस समय पूरी दुनिया में वैक्सीन की एक कमी सी देखने को मिल रही है। आप इतने बड़े वैक्सीन उत्पादक हैं, तो आखिर क्या परेशानियां हैं, क्या चुनौतियां हैं और कैसे इन चुनौतियों को दूर करने की कोशिशें इस समय चल रही हैं? तो आपने जो पहला सवाल पूछा कि 17 महीनों से बीमारी चल रही है, बराबर है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ये बीमारी नोवेल है, ये नोवेल कोरोना वायरस है। नोवेल का मीनिंग इसके पहले किसी ने ये वायरस को देखा नहीं था, ये किसने इन्फेक्ट हुआ नहीं था। तो इसलिए हमारे किसी के पास भी इसके लिए इम्यूनिटी नहीं थी। इसलिए हम सब लोग ये इसके लिए वैक्सीन से ये वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं। और दूसरा, क्योंकि ये वायरस नया है, इसके लिए हमारे पास उसकी वैक्सीन भी कोई नहीं थी, क्योंकि हर एक बीमारी की वैक्सीन अलग होती है, क्योंकि वो वैक्सीन उस स्पेसिफिक बीमारी को ही चलती है। ये पूरा नोवेल कोरोना वायरस होने की वजह हमारे पास वैक्सीन नहीं थी। पहले तो हमारे पास इसके पास कोई थेरेपी भी नहीं थी। अब हमारे पास कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, वो उससे हम यूज कर रहे हैं, इसलिए इतने पेशेंट हम अभी ट्रीट कर पा रहे हैं। लेकिन वैक्सीन का जो काम शुरू हुआ, जैसे ही हमें पता चला कि ये नोवेल वायरस है, इसलिए किसी के पास इसकी इम्यूनिटी नहीं है, तो इसको निकालने के लिए, इसका प्रतिकार करने के लिए एक ही काम आ सकता है, वो वैक्सीन। इसे सब जो वैक्सीन कंपनियां हैं उन्होंने अपना काम शुरू किया। लेकिन वैक्सीन बनाना जितना डिफिकल्ट है, उससे ज्यादा उसको डेवलप करना होता है, क्योंकि हर एक बीमारी की उसकी अपनी खूबी होती है और हर एक वायरस, हर एक बैक्टीरिया के लिए दूसरे टाइप का वैक्सीन बनाना पड़ता है। इसलिए बहुत सारी कंपनी ने काम शुरू किया। कोई कंपनियां जिन्होंने पहले से ही ऐसे टाइप के वायरस पे काम किए थे, उनकी वैक्सीन जल्दी हो गई। कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिससे वैक्सीन जल्दी बन सकती है, वो वैक्सीन जल्दी डेवलप हो गई। तो दिसंबर 2020 में पहला वैक्सीन अप्रूव हो गया और उसके बाद दुनिया में अभी वैक्सीन स्लोली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये जो लड़ाई है, वो लड़ाई पहले 12 महीने तो हमारे पास कुछ उसके लिए आयुध नहीं थे, लेकिन अभी जनवरी से हमारे पास वैक्सीन आने शुरू हो गए और अब सब मिलके वो अभी उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे बोले, पूरा दुनिया में ये पैंडेमिक फैला हुआ है। इसके पहले कभी कभी जो आते थे, बीमारी आती थी, वो कोई थोड़ी जगह पे कोई ज्योग्राफिकल एरिया में ही वो सीमित होती थी। जैसे इबोला का 2014 में आया था, वो 2-3 कंट्रीज में ही फैला हुआ था, तो वो उसके बाहर आने नहीं दिया। लेकिन ये आज ऐसी पहली बीमारी है मेरे ख्याल से 100 साल के बाद ऐसी हुई है कि पूरा दुनिया में एवरी सिंगल कंट्री में इसका ये वायरस पर भी पहुंचा है। तो ये स्केल ऑफ इन्फेक्शन
अनपैरेलल्ड है। इसके पहले इतना बीमारी किसी कोई देखने को मिली नहीं थी। जैसे कि 2018 का जो स्पेनिश फ्लू का पैंडेमिक आया था, उसके बाद ये पहली बीमारी ऐसी है कि पूरा दुनिया में हर एक कंट्री, हर एक टाइप के लोग, हर एक टाइप का सामाजिक कंडीशन, इनको ये वायरस अभी इन्फेक्ट हो रहा है। डॉक्टर बराड़कर, लेकिन मेरा सवाल इस चीज से जुड़ा है कि वैक्सीन की जो किल्लत इस समय महसूस की जा रही है, उसकी क्या चैलेंजेस हैं, क्या ग्लोबल सप्लाई चेन की क्या दिक्कतें हैं जिनके कारण वैक्सीन का उत्पादन, क्योंकि आपने कहा वैक्सीन अब तो बन गया है, तो फिर इसका उत्पादन तेजी से ज्यादा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या परेशानियां आ रही हैं दुनिया में जो खास वैक्सीन प्रोड्यूसर्स हैं उनके सामने? और अगर मैं आपकी भी बात करूं कि आप लोग जो वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्या चुनौतियां हैं इस समय? वैक्सीन बनाना एक लंबी प्रोसेस होती है, और वो लंबी प्रोसेस में मल्टीपल स्टेप्स जो होते हैं, हर एक स्टेप के लिए कोई यूनिक चैलेंज होता है। वो चैलेंज दोनों टाइप का होता है। एक तो जितना टाइम लगता है वो एक वो काम कंप्लीट होने को, और दूसरा उसका स्केल का। अभी देखा जाए, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी में होती है। आपने रेयरली देखा होगा कि कोई कहाँ पे भी सडनली छोटे कोई एरिया में वैक्सीन बनाना शुरू होता है। अभी ऐसा कभी नहीं देखा नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन के प्रोडक्शन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। उसके लिए स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी लगती है, स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी लगती है, और स्पेशलाइज्ड मैन पावर लगता है, जो सब इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी सब संभाल कर सके। और ऐसा देखा जाए कि वैक्सीन का जो प्रोडक्शन होता था, वो जो हमारी जो बीमारियां जैसी होती है उनके लिए काफी था, उनके लिए अप्रोप्रिएट था। लेकिन अभी ये जो बीमारी आई है, उसके लिए सडनली आपने बोला 600 करोड़ लोगों के लिए 1200 करोड़ वैक्सीन के डोसेस बनाने। अभी तक इतना स्केल पे कभी वैक्सीन बना ही नहीं था। तो अभी अब ये देखा जाए कि वैक्सीन की टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट होती है, उसके फैसिलिटी स्पेशलिस्ट होती है, और वो बहुत थोड़ी जगह होती है। दुनिया में बहुत थोड़ी कंपनियां हैं और बहुत थोड़े देश है जहां पे वैक्सीन बनती है। क्योंकि ऐसा होता है कि वैक्सीन आदमी तो हर रोज नहीं लेता वैक्सीन लाइफ में कभी 1, 2, 3 बार लेते ही लोग, तो उसका डिमांड उतना ही होता है, इसलिए उसकी कंपनी उतनी होती है। तो ये जो सिचुएशन है उसकी अगर आपने देखा होगा, तो वैक्सीन का डिमांड, वैक्सीन का सप्लाई, ये सब बैलेंस था जैसे पुराने बीमारी के लिए। लेकिन अभी ये जो नया चुनौती आई है, उसका स्केल इतना बड़ा है, इसलिए इमीडिएटली वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो रही है। हाँ, अभी सब जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो कंपनियां पहले वैक्सीन बना भी नहीं रही थी, वो भी इसमें अभी आ गई है, क्योंकि सबने समझा है कि इसका सप्लाई बहुत जल्दी बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं अभी देख रहा हूं कितनी कंपनियां ऐसी है कि जिन्होंने पहले वैक्सीन कभी बनाए भी नहीं था, वो भी कंपनियां आज वैक्सीन बनाने में लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने भी उनमें भी कैपेसिटी हो सकती है कि वो जल्दी से जल्दी वो टेक्नोलॉजी आत्मसात कर ले, अपनी फैसिलिटी थोड़ी मॉडिफाई करे और ये काम करना शुरू करे। डॉक्टर विक्रम, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे क्लैरिटी में पूछना चाहूंगा कि आमतौर पर एक वैक्सीन का वायल जो इस समय यूज में आ रहा है, इसको कितना वक्त लगता है बनने में? अगर मैं आपसे इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पैन पूछूं, तो एक वैक्सीन डोज बनाने में कितना समय लगता है? अभी देखो 4-5 टाइप की वैक्सीन अभी बाहर आ रही है। mRNA है, एडिनोवेक्टर है, प्रोटीन सब यूनिट है, इनएक्टिवेटेड वायरस है। ये सब डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी है। हर एक टेक्नोलॉजी का अपना खुद का टाइम होता है। लेकिन अगर आपने जो वायल देखी है, जो फाइनली जो पेशेंट को और सब्जेक्ट के पास जाती है, उसमें जो वैक्सीन अंदर जाता है, वो उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। वो हर एक कंपोनेंट सेपरेट बनती है, और वो बाद में इकट्ठा करके वो वैक्सीन अंदर वायल में फिल होती है। हर एक कंपाउंड बनाने को टाइम लगता है, जिससे वैक्सीन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो एंटीजन बोलते हैं, जिससे हमें इम्यूनिटी मिलती है, वो बनाने में जनरली 1 या 3 महीने तक दूरी लगती है। अभी आप बोले क्यों इतना टाइम लगता है, तो उसमें उसको पहले हमें वैक्सीन को जो अभी अगर वायरस बेस्ड वैक्सीन है, तो पहले वायरस को ग्रो करने के लिए कोई सेल्स ग्रो करने पड़ते हैं। वो सेल ग्रो होने के बाद उसमें वायरस ग्रो होना पड़ता है।
उसके बाद आपको वो रिकवरी करके आप यूज हो सकता है। तो ये सब टाइम जो स्टेप्स है ये सबको टाइम लगती है। उसके बाद उसका टेस्टिंग करना पड़ता है। अब ये टेस्टिंग आपने देखा गया, ये टेस्टिंग बहुत स्पेशलाइज टेस्टिंग होती है, क्योंकि उसमें आपको सब देखना पड़ता है कि वो एंटीजन प्रॉपर बना हुआ है या नहीं, उसके सब क्वालिटी एट्रीब्यूट्स प्रॉपर है कि नहीं। ये सब होने के बाद ही आप वो उसके दूसरे कंपोनेंट से मिक्स करके वायल में डाल सकते हैं। यानी आप आज जो एक वायल देख रहे हैं, वो वायल का जो प्रोडक्शन है उसके कंपोनेंट का 3-4 महीने के पहले शुरू हुआ है। तो उसके बाद ही वो आता है। उसके बाद वो टेस्ट करना पड़ता है, इंटरनल टेस्टिंग होती है, गवर्नमेंट के लैब में टेस्टिंग होती है, क्योंकि ये वैक्सीन बनने के बाद पूरा समाज में सब जगह जाती है। ऐसा नहीं कि एक 2-3 हॉस्पिटल में जाके थोड़े फार पेशेंट को देना पड़ती है, ये हर एक आदमी को देना पड़ता है, हर एक किस्म के आदमी को देना पड़ता है। इसलिए टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो टाइम लगता है वो टाइम तो लेना ही पड़ता है। वो कभी उसको ज्यादा स्पीड अप नहीं कर सकते आप। वाकई अभी आज अगर देखा जाए, जो हम सब काम कर रहे हैं, टेस्टिंग लैब कर रही है, दे आर सब एक मिलके जल्दी जल्दी वो सब टेस्टिंग कर रहे हैं, जल्दी जल्दी वो प्रोडक्शन एडवांस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देर सब जो स्टेप होते हैं उतना टाइम लगता ही है। तो इसलिए ये जो 3-4 महीने है वो आप कम नहीं कर सकते। मतलब वो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी सेफ्टी की। हाँ, यानी कि जो हमारी कैपेसिटी जनवरी में थी उसका अभी हम सप्लाई देख रहे हैं। फरवरी का कैपेसिटी का सप्लाई अब जून में आएगा। जैसे वो बढ़ता कैपेसिटी जैसी बढ़ती है, उसको एक्चुअल प्रैक्टिस में आने को और उसका एक्चुअली सप्लाई पे इंपैक्ट होने को थोड़ा टाइम लगता है। डॉक्टर पराडकर, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमारा वैक्सीन प्रोडक्शन है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिपेंडेंस इसका कितना है, क्या हम अपना जो वैक्सीन है वो मैक्सिमम इंडिजिनस चीजों से बना रहे हैं या अभी भी हम बहुत सारी चीजों के लिए विदेशों पर निर्भर हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि कितना तेजी से हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। आपने अगर फाइनल वैक्सीन देखा तो आपको लगता है वो वायल है, उसमें अंदर वैक्सीन डाला है, लेकिन वो जो छोटी चीज होती है वो बनाने में बहुत सारी चीजों का योगदान होता है। अभी जैसे मैंने आपको बोला वो वायरस आपको ग्रो करना पड़ता है। अभी वो जो वायरस ग्रो करना पड़ता है वो ग्रो होता है कोई खास सेल कल्चर में। वो कल्चर करने के लिए जो बायोरिएक्टर्स होते हैं वो कभी कभी बाहर से लाने पड़ते हैं। उसके लिए जो कोई स्पेशलिस्ट मीडिया लगती है जिसके ऊपर वो ग्रो होता है, वो कभी कभार बाहर बनती है, क्योंकि जो कंपनीज है दुनिया में, पूरे दुनिया में फैली हुई है, उसमें स्पेशलिस्ट कंपनियां हैं। वो हर एक कंपनी का कोई स्पेशलिटी रहता है। कोई को मीडिया बनाती है, कोई उसका बैग बनाती है, कोई उसका फिल्टर बनाती है, और उसमें वो स्पेशलिस्ट डेवलप करते हैं। तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी की कैपेसिटी डेवलप करते हैं और वो पूरा दुनिया को सप्लाई करती है। ये एक पैंडेमिक के पहले ये सब बहुत प्रॉपर चल रहा था, क्योंकि ये सब बैलेंस में था। क्योंकि अभी आप देखो, ये फिल्टर बनाने वाली कंपनी जो होती है वो 5-6 कंपनियां होती है, वो बहुत ही निश मार्केट है। वो फिल्टर ऐसे नहीं कि वो कोई भी कौन से भी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, वो सिर्फ यही इंडस्ट्री में यूज होते हैं, उसका उतना ही एप्लीकेशन है। तो इसलिए वो 4-5 कंपनियां अच्छी तरह से बनाती है फिल्टर। लेकिन अभी क्या हुआ है, वही डिमांड जो थी पहले वो अभी 10 गुना बढ़ी है, क्योंकि सडनली उसका प्रोडक्शन उतना बढ़ा है। तो अभी आप देखा जाए तो उसका थोड़ा सप्लाई में रुकावट आ सकती है, क्योंकि उसका सडन डिमांड एक्सप्लोजन हो गया। दूसरा एक है कि ये जो हम चीजें यूज करते हैं वो हमारे प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमम यूज करते हैं। उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक कंपाउंड की जरूरत पड़ती है। ऐसे नहीं कि कोई भी फिल्टर यूज करें वो आप प्रोसेस में यूज हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोई फिल्टर कंपनी के कैटलॉग में गए, उसमें 200 टाइप के फिल्टर रहेंगे। कोई फिल्टर ये टाइप के लिए यूज होगी, कोई दूसरे टाइप के प्रोसेस के लिए यूज होगी, कोई वायरस के लिए, कोई बैक्टीरिया के लिए, कोई प्रोटीन के लिए। तो हर एक एप्लीकेशन के लिए वो निश पार्ट बनाती है, वो जो यूनिक पार्ट है वो बनता है और वो सप्लाई करते हैं। तो इसीलिए सडनली अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो उसमें कभी कभी ये रॉ मटेरियल की दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कभी कभी सप्लाई डिसरप्शन आ सकती है। दूसरा, आप बोले कि कितना इंडिजिनस कर सकते हैं। इंडिया आज अभी देखा जाए पूरा दुनिया में लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि इंडिया वैक्सीन का बहुत बड़ा उत्पादन करती है और बहुत बड़ा सब लोगों को सप्लाई करती है।
हमें कितने साल से हम कितने लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो वैक्सीन बनता, यहाँ पे जो वैक्सीन हम बनाते हैं उसमें हम बाहर देशों की भी उतनी मदद लेते हैं। कोई हमें पार्ट सप्लाई करता है, कोई कंपोनेंट सप्लाई करते हैं। तो ये सब ग्लोबल जो सप्लाई चेन है वो ऐसी डेवलप हुई है कि जिसमें सब कंपनियां, सब कंट्री एक योगदान करती है। इंडिया का सबसे अच्छा योगदान कि वो एक्टिव ये प्रोसेस आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि आप इंडिजिनसली ही केवल बना रहे हैं, इसके लिए किसी आपको और किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि ये इसमें आपको बहुत सारे कंट्रीज और उसके कंपोनेंट्स या मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। आप बराबर बोले। इंडिया की भी नहीं, कोई भी कंट्री का देखो आप, कोई भी कंट्री का आप देखो, उसमें जो वैक्सीन बनती है या वैक्सीन का सप्लाई आता है वो हमेशा दूसरे कंट्री पर निर्भर होता है। हाँ, हर एक कंट्री चाहती है कि हमारे देश में ये वैक्सीन बने, हमारे पूरे पॉपुलेशन को हम वैक्सीन सप्लाई कर सकते, हम इंडिपेंडेंट सप्लायर बने, हर एक का उसमें जैसे हमारे पीएम बोलते कि आत्मनिर्भर बनाना, तो ये तो हम हर एक का एम होता है। लेकिन ये जो एम होता है उसके लिए बहुत सारे लोगों का योगदान लेना पड़ता है, और उसमें आज स्थिति ऐसी है कि पूरा दुनिया से उसमें पार्ट्स आते हैं, दुनिया से उसमें कंपाउंड्स आते हैं। मैं एक अच्छी बात देख रहा हूं कि लास्ट ईयर से इंडिया में बहुत सारी कंपनियां अभी बढ़ रही है कि वो जो कंपाउंड बनाना शुरू कर रही है। अभी ये जो ग्लास वायल्स है वो बहुत सारे इंडिया में बनते हैं, उसके रबर स्टॉपर बहुत सारे इंडिया में बन रहे हैं, बहुत सारे अभी मैं फिल्टर बनना बोल रहा हूं वो भी अभी इंडिया में बनना शुरू हो गए। कोई बाहर की जो कंपनियां थी जो बाहर बनाते फिल्टर थे वो अभी इंडिया में आके उन्होंने बनाना शुरू किए। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रह जाएगा और इंडिजनाइजेशन भी बढ़ता जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगता है। ये सडनली ऐसा एक दो महीने में समस्या तो लेकिन अभी की है। तो अभी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और क्या जो आप जैसे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ अप्रोच किया, या आपकी सप्लाई चेन जो डिसरप्शन हुए थे हाल ही में वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के, उसको कुछ उसमें सुधार आया है या कुछ उसमें बेहतरी आई है ताकि प्रोडक्शन बढ़ा सके? हाँ, अभी 6 महीने पहले हमें ये हमें देखने को आया कि हमारा जो प्रोडक्शन अभी बढ़ने वाला है उसके लिए हमें कोई मटेरियल की शॉर्टेज आ सकती है। क्योंकि हमें पता चला कि हम जो कोई चीज हम यूज कर रहे हैं वो इधर वही चीज कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर भी यूज कर सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है उनके पास उतनी कैपेसिटी होती है और वो अभी बोले कि ठीक है आपका फिल्टर मैं नहीं बनाऊंगा, किसी दूसरे का फिल्टर पहले बनाऊंगा। तो वो प्रायोरिटाइजेशन भी हो सकता है। तो इसलिए हमें देखने को लग रहा था कि कोई पार्ट्स की कमी महसूस होने शुरू हो गई थी। जैसे हमें पता चला, हमने हमारे गवर्नमेंट को बोला, दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट को भी बोला कि देखो कि फाइनली हम वैक्सीन बनाएंगे और वो दुनिया के पॉपुलेशन को ही देने वाले, तो अल्टीमेटली ये पूरा सर्कल तो कंप्लीट होने वाला ही है। तो आप इंटरवीन करो और हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो कंपोनेंट्स चाहिए, वो उसका आइदर प्रोडक्शन बढ़ाओ या उसको हमें प्रायोरिटाइजेशन दे दो वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए। तो अभी मैं देख रहा हूं कि दूसरी कंट्री में उनके गवर्नमेंट भी, उनकी वो कंपनियां भी, वो भी ऐसे काम कर रही है कि जिससे हमारा अभी सप्लाई अभी बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मुझे लग रहा है कि हम अभी जैसे रैंप अप कर रहे हैं तो वो शायद हम अभी रैंप अप पहले जो 6 मंथ पहले हमें लग रहा था कि उसमें बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, उतना मुझे नहीं लग रहा। मुझे लगता है शायद हम अभी हमारा कैपेसिटी जल्दी बढ़ाना शुरू करेंगे। इसलिए अभी गवर्नमेंट भी अनाउंस कर रही है कि वैक्सीन का सप्लाई जून जुलाई में बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि ये 2-3 मार्च अप्रैल मई में ये स्लो डाउन लग रहा था, क्योंकि वो मैं जैसे बोल रहा था जनवरी फरवरी में वो जो शॉर्टेजेस थे, मार्च में शॉर्टेजेस थे, उसका भी हम इंपैक्ट देख रहे हैं। लेकिन जैसे हम आगे देखते जाएंगे वो डेफिनेटली उसका सप्लाई भी बढ़ने वाला है।
डॉक्टर पाटकर, बहुत सारे बार ये तर्क दिए गए कि दरअसल जो कमर्शियल सेल करती हैं कंपनियां, ये क्योंकि बहुत सारे वैक्सीन, इस पे वैक्सीन मैत्री को लेकर सवाल उठे, लोगों ने कहा कि भाई जिस समय यहाँ घर में कमी थी, हमने बाहर क्यों बेच दिया, इतना कमर्शियल सप्लाई क्यों किया गया। कई लोगों ने इसके बचाव में तर्क दिया कि भाई अगर आप दूसरों को नहीं देंगे तो उनसे कंपोनेंट आप कैसे लेंगे। क्या ये इक्विलिब्रियम ऐसे वर्क करता है, या वाकई में कंपनियां इस समय अपना मुनाफा देख रही थी जबकि इस समय देश की चिंता देखनी चाहिए थी? मैं तो जैसे वैक्सीन मैत्री बोल रहे थे, उसमें जितना वैक्सीन हमने बाहर दिया वो उतना क्वांटिटी उतना ज्यादा नहीं था। ऐसा नहीं था कि करोड़ों डोसेस हमने भेजे थे, तब क्वांटिटी थोड़ी लिमिटेड थी, और जो जहां पे हमने भेजे थे वहां पे उसकी जरूरत ज्यादा थी। जो कंट्री कोई था उसका उनका जो सिचुएशन था वो भी, कभी हेल्थ केयर सिस्टम देखो या उनका पैंडेमिक सिचुएशन कैसा था। हाँ, अभी वो समय इंडिया में पैंडेमिक का उतना ज्यादा उद्रेक नहीं था जितना आज अभी 4 लाख केसेस 3 लाख केसेस उतना हम देख रहे हैं, उतना नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा ग्लोबल वैक्सीन सप्लाई एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। उसमें कोई कंट्री बनाती है, कोई कंट्री उसके कंपाउंड बनाती है, कोई कंट्री वो डेवलप करने में हेल्प करती है। अभी जैसे आप देखा जाए, यूके की जो कंट्री है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एडिनोवेक्टर बेस्ड वैक्सीन डेवलप किया, वो एस्ट्राजेनेका को लाइसेंस किया। अभी उसका प्रोडक्शन ब्रिटेन में बहुत कम बन रहा है, उसका प्रोडक्शन ब्रिटेन से बाहर ही ज्यादा बन रहा है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा यूज अभी ब्रिटेन में हो रहा है। पहले सबसे ज्यादा उन्होंने वैक्सीनेशन करना शुरू किया, और उसके बाद उसका नंबर 2 यूज भारत में हो रहा है। तो अभी देखो ये वैक्सीन कहां पे डेवलप हुआ, कहां पे उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहां पे उसका यूज हो रहा है। तो ये सब पूरा एक सर्कल है, पूरा ग्लोबल इकोसिस्टम है। उसमें कोई कंट्रियां डेवलपमेंट करने में योगदान देती है, कोई कंट्रियां उसका मैन्युफैक्चरिंग में योगदान करती है, कोई कंट्री उसके कंपोनेंट सप्लाई में योगदान करती है। तो ये सब बैलेंस में होता है, ये सब कोलैबोरेशन में होता है। तो उससे जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनते हैं, जल्दी से जल्दी वैक्सीन अवेलेबल हो सकते हैं। तो आप वेरी रेयरली आप देखेंगे कि एक कंट्री ऐसा आइसोलेशन में कोई कर रही है। ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। डॉक्टर विक्रम, बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा इसको लेकर भी है कि बायोलॉजिकल ई जो जॉनसन एंड जॉनसन का जो जेनसन वैक्सीन है वो बना रही है, वो कब तक आएगा? ये सिंगल शॉट वैक्सीन होगा, तो ये कब तक उपलब्ध हो पाएगा? आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? जॉनसन जॉनसन कंपनी के हम मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर हैं। जॉनसन जॉनसन कंपनी के ग्लोबल लोकेशंस में मल्टीपल प्लेसेस पे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स है। साउथ कोरिया में है, यूएस अमेरिका में है, नीदरलैंड में है, साउथ अफ्रीका में है। सो ये जो पूरा उनका वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क है, उसमें बायोलॉजिकल का भी बहुत बड़ा योगदान है। अभी हमने काम करना शुरू किया है। हमारे 2 लार्ज फैसिलिटीज बन रही है जहां पे वैक्सीन बनेगी। उसमें हम वैक्सीन का मेन इंग्रेडिएंट बनाएंगे और उसका वायलिंग भी बनाएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट वैक्सीन हम बनाएंगे इंडिया में। आज जो हम स्टेज पे आ गए हैं उसको डेवलप करते हुए और उसका मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हुए, तो मुझे लगता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग जून जुलाई में शुरू हो जाएगा और पहले बैचेस बन जाएंगे। उसके बाद थोड़ा वो सर्टिफिकेशंस होता है, गवर्नमेंट के अप्रूवल्स होते हैं। ये सब होने के बाद अगस्त सितंबर में हमारी वैक्सीन बाहर आना शुरू हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। और हमारी यही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी उसका हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। और आपने जैसे बोला ये सिंगल शॉट वैक्सीन है, उसका एडवांटेज भी है कि सिंगल शॉट में आप पूरा इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। उसका इफेक्टिव कैपेसिटी दुगना है, बाकी सब वैक्सीन 2 डोज वाले वैक्सीन है। तो ये आने के बाद जो सितंबर आप कह रहे हैं, अगस्त सितंबर तक ये मिलने लग जाएगा लोगों को। अभी थोड़ा वैक्सीन बनने के बाद उसका इनिशियल जो होता है, जब वैक्सीन बनना शुरू होता है उसके बाद कोई सर्टिफिकेशन होते हैं, कोई अप्रूवल्स होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि वैक्सीन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, तो उसके लिए बहुत मल्टीपल टेस्ट होने पड़ते हैं, सर्टिफिकेशन होने पड़ते हैं। देखते हैं अभी हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं जितने जल्दी से जल्दी ये सब कंप्लीट करके वो वैक्सीन को सब पूरा अप्रूव करके
जल्दी से जल्दी वो दुनिया को और समाज को हम देख पाएंगे। तो देखिए डॉक्टर विक्रम, बहुत सारी बातें जब प्रोडक्ट आने वाला होता है तब तो सभी लोग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को लेकर बात करते हैं, लेकिन डिलीवरी के टर्म्स में फिर चैलेंजेस आते हैं। तो अभी तक के जो अनुभव हैं उनको देखते हुए आपकी कंपनी ने क्या सेफ्टी मेजर्स रखे हैं कि आप लोगों की सप्लाई चेन डिसरप्ट न हो, या आपका जब प्रोडक्ट मार्केट में आए, जब ये वैक्सीन आए, तो ये वैक्सीन चूंकि इंडिया में डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उसके मद्देनजर ये वैक्सीन कैसे इंश्योर किया जाएगा और कितनी कैपेसिटी में आप प्रोडक्शन कर पाएंगे? अभी देखा जाए कि बायोलॉजिकली का जो एक्सपर्टीज है वो लार्ज स्केल वैक्सीन बनाना और सप्लाई करना, तो अभी ये तो हम ऑलमोस्ट लास्ट 50 साल से कर रहे हैं। और हम सिर्फ भारत में नहीं, पूरा दुनिया में 100 से ज्यादा कंट्री को हम वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे हमने ये पार्टनरशिप को शुरू किया, काम करना शुरू किया, तो हमारी पहले से मनोकामना यही थी कि कितना कौन से स्केल पे हम बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें लगती है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, कितने आदमी, कितना मैन पावर लगेगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। तो ये तो सब हमने प्लानिंग तो की है। दूसरा एक है कि वैक्सीन बनने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसका कितना रॉ मटेरियल सिक्योर है, कितनी सप्लाई सिक्योर है, वो भी हम अभी कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा मैं जैसे बोला, थोड़ा डिस्ट्रप्शन आने की संभावना होती है, लेकिन हम अभी ये सब मैन्युफैक्चरर के साथ बहुत ही हाई लेवल कम्युनिकेशन पे, कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में चल रहे हैं कि कौन से रॉ मटेरियल हम कब कब लगेंगे, उसका सप्लाई कब होना चाहिए। तो वो भी प्लानिंग में लगे हुए। तो हमारी जो कैपेसिटी है अभी, वो साल में 40-50 करोड़ डोज बनाने की है ये वैक्सीन के। अभी उसमें से पहले महीने में कितना बनता है, दूसरे महीने में कितना बनता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो पूरा पहले स्टार्टअप होने को थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन हमारी यही इच्छा है कि जो हमारी स्टेटेड कैपेसिटी है, यानी 40-50 करोड़ टाइप ऑफ डोसेस साल की कैपेसिटी, वो जल्दी से जल्दी हम अटेन करें और जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करें। एक सवाल मेरा इस चीज को लेकर भी डॉक्टर पराडकर कि क्या इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन के अलावा भी आप किसी और वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी बायोलॉजिकल ई का कोलैबोरेशन है, तो कोई और वैक्सीन कैंडिडेट भी है जिसके मैन्युफैक्चरिंग में आप जुड़े हुए हैं? तो हमने ये जो वैक्सीन बन रहे हैं हमारा जॉनसन जॉनसन के साथ, वो एक एडिनोवेक्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर वैक्सीन है। बायोलॉजिकली ने लास्ट ईयर यूनाइटेड स्टेट्स की जो बेलर यूनिवर्सिटी है ह्यूस्टन की, उनके साथ कोलैबोरेशन करके और एक वैक्सीन हमने डेवलप किया है, जो प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन बोलते हैं उसका। वो वैक्सीन का डेवलपमेंट हो गया है, उसका फेज 1/2 क्लिनिकल ट्रायल भी खत्म हो गया है। अभी उसके फेज 3 ट्रायल बनना, फेज 3 ट्रायल की शुरुआत हो रही है। अभी ये जून से उसकी फेज 3 ट्रायल शुरू हो जाएगी, और हमें आशा है कि सितंबर अक्टूबर तक उसकी फेज 3 ट्रायल कंप्लीट होके हमें प्रोडक्ट का अप्रूवल बन जाएगा। वो भी वैक्सीन हम बहुत ही लार्ज कैपेसिटी पे बनाने के लिए सक्षम है। वो दूसरे इंडिपेंडेंट प्लांट में बनती है, उसका प्लांट कंप्लीट अलग है, क्योंकि वो कंप्लीट टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। उसकी भी एक कैपेसिटी ऐसी ही 50, 60, 70 करोड़ सालाना कैपेसिटी जो डोज की है, वो हम बनाने वाले हैं। उसकी कैपेसिटी हमने अभी डेवलप की है, लेकिन वो वैक्सीन 3-4 महीने बाद आएगा, ये जॉनसन जॉनसन के वैक्सीन के बाद। लेकिन वो भी वैक्सीन हमने जो डेवलप किया है, वो भी ऐसे ही पूरा क्लिनिकल ट्रायल करके वो डेवलप हो रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट होते ही हम जल्दी से जल्दी वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू। बेलर यूनिवर्सिटी के साथ जो आपने कोलैबोरेशन किया, क्या वो भी सिंगल शॉट वैक्सीन है या वो 2 शॉट वैक्सीन होगा? नहीं, वो 2 शॉट वैक्सीन होगा। ठीक। हमसे ये सारी जानकारियां साझा करने के लिए, वैक्सीन प्रोडक्शन के इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और सप्लाई चेन की जो चुनौतियां हैं वो सब बताने के लिए, और नए वैक्सीन्स और वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर देश की चिंताएं दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स हैं, वैक्सीन निर्माता हैं, और जिस तरह से कहा जाता है कि भारत दुनिया का दवाखाना है, तो भारत के लोग कम से कम इस दवाखाने की दवाओं से वंचित न रहें और उन्हें जरूरत के समय वैक्सीन उपलब्ध हो सके, इसकी उम्मीद की जानी चाहिए।
धन्यवाद। हाँ, और हम भी उसमें ही लगे हुए हैं और जल्दी से जल्दी हम वैक्सीन सप्लाई करेंगे। थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।